ओके, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो देखो बच्चों, आज हमारी क्लास का ये लास्ट लेक्चर है मोल एंड रेडॉक्स का। मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज की क्लास के बाद। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन येस्टरडेज क्लास का होमवर्क, जो मैंने कल की क्लास में आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। गुड इवनिंग अनन्या। ठीक है जी, चलिए जब जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, क्लास में आ जाइए। और कल का जो हमारा काम था एक बार मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। कल की जितनी भी रिएक्शंस थी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स फॉर दैट ऑल। ठीक है, मैंने बताया था कि कल मैं आपको सबके आंसर्स दे दूंगा। आई एम राइटिंग द आंसर्स, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, तो पता चलेगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके। गुड इवनिंग पूजा। ठीक है बच्चों, सो मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देने वाला हूँ क्वेश्चंस के जो कल हमने किए थे। ठीक है, सो कल की क्लास में मेजरली जो हमने किया था दैट वाज द एन फैक्टर। कल हमने एन फैक्टर के बारे में बातचीत की थी और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी बातचीत की थी। चलिए आज हम इस टॉपिक को एंड करेंगे फटाफट से, आज इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, एन फैक्टर डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको सिखाया था कि जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय काम के एटम, काम के एटम ऑन ऑन रिएक्टेंट साइड। यही मेरा फॉर्मूला होता है, जो कि ऑन रिएक्टेंट साइड, जो कि आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जहां पे आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का एन फैक्टर निकालना था। ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज लेट मी नो, मैं सबसे पहले वो पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बता दीजिए मुझको किसी पर्टिकुलर पार्ट में। कल मैंने 26 क्वेश्चंस लिखे थे। गुड इवनिंग सीमा। कल मैंने 26 क्वेश्चन लिखे थे बच्चों। उन 26 क्वेश्चंस में से अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, आई विल टेक योर डाउट हियर। ओके, मैं आपका डाउट लूंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो आया। ठीक है, नहीं है सो आई एम राइटिंग द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर। ठीक है, आओ देखो भाई, तो सबसे पहला हमारा क्या था फर्स्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे एन फैक्टर लिखने जा रहा हूँ। एक टेबल सा बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, 1। यहां पर मैं लिख देता हूं फॉरवर्ड के लिए, और यहां लिख देता हूं मैं बैकवर्ड के लिए। सो पहले वाले केस में फॉरवर्ड का जो एन फैक्टर आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी, हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी 3। ठीक है, 3 आ रहा था, और बैकवर्ड का भी कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन में फॉरवर्ड के लिए एन फैक्टर वाज, सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड के लिए एन फैक्टर 2 आ रहा था, और बैकवर्ड के लिए कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। इस तरीके से हमने ये, आई थिंक ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड वाले केस में फॉरवर्ड के लिए जो एन फैक्टर आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 1, और बैकवर्ड के लिए जो एन फैक्टर आ रहा था दैट वाज 2। ये सारे पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फोर्थ पार्ट की मैं बात करता हूं बेटा जी। फोर्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम वाला था, फोर्थ पार्ट के आंसर्स कुछ इस प्रकार है। फोर्थ पार्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड के लिए एन फैक्टर जो मेरा आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 10, और बैकवर्ड के लिए भी 10। फिफ्थ पार्ट की बात करता हूं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिफ्थ पार्ट में फॉरवर्ड का जो आंसर आ रहा है दैट इज 2, और बैकवर्ड का आ रहा है 1। किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सिक्स्थ वाले पार्ट में फॉरवर्ड के लिए एन फैक्टर आ रहा था 14, और बैकवर्ड के लिए आ रहा था 7। सेवेंथ पार्ट में फॉरवर्ड का जो एन फैक्टर आया था दैट वाज 1, और बैकवर्ड का जो आया था दैट वाज 2। ये 1 से लेकर के 7 तक के मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। काइंडली चेक बेटा जी, प्लीज चेक कीजिए कि आपके क्या यही आंसर्स आ रहे हैं। उसके बाद एट्थ पार्ट में लिख देता हूं। एट्थ पार्ट में जो मेरा फॉरवर्ड था, एट्थ पार्ट में जो मेरा फॉरवर्ड आ रहा था, फॉरवर्ड का एन फैक्टर वाज 1, और बैकवर्ड का भी 1, दोनों में 1 1 आ रहा था। और नाइन्थ पार्ट की बात करता हूं तो व्हाट वाज माय पार्ट नंबर 9, एक बार देख लेते हैं। पार्ट नंबर 9 वाज Cl2। मैं डायरेक्टली एन फैक्टर लिख देता हूं यहाँ पे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। नाइन्थ पार्ट में फॉरवर्ड के लिए तो आ रहा था 14, और बैकवर्ड के लिए आ रहा था 7। टेंथ की बात करता हूं मैं। सो टेंथ पार्ट में जो फॉरवर्ड आ रहा था मेरा एन फैक्टर, यानी कि फॉरवर्ड के लिए जो एन फैक्टर था दैट वाज 6 आ रहा था, राइट, और बैकवर्ड के लिए भी 6 आ रहा था। ठीक है जी, सो ये सारे के सारे 10 पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं। इन 10 पार्ट्स में किसी को प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि मैं कोई सा पार्ट आपको करके दिखाऊं, तो प्लीज आस्क बच्चों, प्लीज पूछ लीजिए। ओके ओके, यहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स बता रहे हैं।
खुशी राणा नमस्ते। सीमा आपके डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, 20 में और 24 में। चलिए पहले मैं 15, 20 और 24 ही करवा देता हूं, उसके बाद मैं आंसर्स लिख दूंगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं। आंसर्स तो मेरा इसी पेज पे आ जाएगा सारा का सारा। मैं नेक्स्ट शीट एक उठा लेता हूं जहां पे मैं पहले 15वां पार्ट करवाना चाहता हूं। आइए देखिए बच्चों की 15th पार्ट क्या था, और भी किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछ लीजिए। 15th पार्ट क्या था सीमा? दैट वाज Al2 C2O4 होल थ्राइस गिविंग मी CO2। अब इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है वह बच्चों कार्बन की आ रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया है वह 1 का आया है। ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज बीन चेंज्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं एन फैक्टर निकालना चाहता हूँ। आई वांट टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड के लिए निकालता हूँ। तो फॉरवर्ड के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 1 का, और काम के कार्बन कितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 6, तो एन फैक्टर इज 6। और बैकवर्ड के लिए अगर मैं बात करता हूं, सो बैकवर्ड के लिए भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1 का, और काम के एटम कार्बन कितने हैं? 1, तो यानी कि 1। सो 15th क्वेश्चन में सीमा जी फॉरवर्ड के लिए 6 आ रहा है, बैकवर्ड के लिए 1 आ रहा है बेटा जी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको 20th में प्रॉब्लम थी, आइए 20th दिखा देते हैं। मुझे बताओ पहले कि ये समझ में आया कि नहीं आया। 20th में क्या कहता है बेटा जी? NaN3 गोइंग टू NaN3 जो है वो जा रहा है Na3N पे, Na3N पे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसका एन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालेंगे। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजन के ऊपर -1/3 चार्ज आ जाएगा, राइट है ना, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 आता है। सो एक नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जो आएगा दैट इज -1/3, और यहां पे एक नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी -3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे -3 आ जाएगा। ओके, सो चेंज कितने का आया? चेंज के लिए हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो फर्स्टली आई हैव टू फाइंड आउट दी, क्योंकि देखो बेटा जी एन फैक्टर का फॉर्मूला हमको पता है। एन फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय काम के एटम, राइट? यही हमारा फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो कैसे करूंगा? 3 -1/3 हो जाएगा, है ना? सो -3 -1/3, अरे कितना आ गया? 2/3 आ गया, तो दिस इज 2/3। एक सेकेंड, नहीं, सो यहां पर जो चेंज आ रहा है दैट इज 3 -1/3। ओके, इसका जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज 3, तो ये आ जाएगा 9 -1, यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी 8/3। बच्चों 8/3 आ जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, इट इज 8/3। और काम के एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 से कट के एन फैक्टर इज 8, यानी कि फॉरवर्ड के लिए जो मेरा एन फैक्टर आ रहा है वो 8 आ रहा है। अभी बैकवर्ड की बात कर लेता हूं मैं। चलिए बैकवर्ड की बात करते हैं यहाँ पर। सो बैकवर्ड की अगर मैं बात करता हूं, सो बैकवर्ड का कितने आ जाएगा? 8/3 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं काम के एटम यहाँ पर? केवल एक, तो आंसर इज 8/3। सो 20th क्वेश्चन में फॉरवर्ड का जो एन फैक्टर आ जाएगा दैट इज 8 एंड बैकवर्ड का आ जाएगा 8/3। इसके बाद आपको 24th क्वेश्चन में दिक्कत है, आइए मैं आपको 24th भी सिखा देता हूं, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 24th। अब 24th में क्या कहता है? Fe 0.9 O gives you FeO। ठीक है जी, ये है हमारे पास। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसका हमारा जो एन फैक्टर आया वह कैसे आया। अरे बहुत ही इजी है, सेम टू सेम प्रोसेस आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं, जिससे कि मुझे और भी आसान हो जाएगा। आइए देखिए कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैसे निकलेगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हेयर एंड हेयर, यहां तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज कमिंग आउट टू बी +2, ये तो बहुत ही क्लियर है ना? अब यहाँ पे यहाँ का मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? आई कैन फाइंड इट एज 0.9x -2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0.9x इज इक्वल्स टू 2, यानी x इज इक्वल्स टू 2/0.9। ये आ गया मेरे पास, ये मेरे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट आई एम गेटिंग। ओके जी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 0.9, 2.22 आ गया। चाहे आप इसको ऐसे भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 20/9 कर लीजिए। सो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 20/9 आ गया। ठीक है,
और ये कितना आ रहा है, ये तो 2 ही आ रहा है एग्जैक्टली। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं देखूंगा यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया वह कितना आया, इन दोनों को उठा के माइनस कर लूंगा, यानी कि 20/9 - 2 कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 20 - 18 बोले तो 2/9। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? इट इज कमिंग आउट टू बी 2/9, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया वो 2/9 आ गया। बस इस बात का आपने खास ध्यान रखना है सीमा बेटा, इसके बाद गलती नहीं होगी आपसे। अब चलिए जो निकालना है निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड का निकालना चाहता हूं, तो फॉरवर्ड के लिए क्या करूंगा, 2/9 मल्टीप्लाई बाय, काम के आइटम यहां पे कितने हैं 0.9, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.2, यानी कि फॉरवर्ड का जो इन फैक्टर आ जाएगा वह 0.2 आ जाएगा। अभी बैकवर्ड का भी निकाल लेता हूं मैं। सो बैकवर्ड का कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे बैकवर्ड के लिए 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2/9। बोलो बेटा जी यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सो इसके आंसर है 0.2 एंड 2/9। सीमा जी इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी से बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 15, 20 एंड 24 बेटा अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीमा प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को किसी और पार्ट में कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम राइटिंग द आंसर्स फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे सभी के लिए आंसर्स लिख देता हूं, काइंडली प्लीज चेक योर आंसर्स। 11th क्वेश्चन में जो एन फैक्टर्स मेरे आ रहे थे दैट वाज 8 एंड 8, मैं ऐसे लिख देता हूं। 12th क्वेश्चन में इट वाज 2 एंड 16, 13th में 2 एंड 2, 14th में 2 एंड 1, 15 तो अभी आपने मेरे साथ कर ही लिया। 16th की बात किया जाए तो 16th में आ रहे हैं 0 एंड 0। 17th की बात करूं तो दिस इज 10 एंड 5। देन वी हैव 18th, तो 18th में हमारे जो एन फैक्टर आ रहे हैं दैट इज 16 एंड 8। 19th में एन फैक्टर इज 8 एंड 8/3। 20 भी कर लिया आप लोगों ने। 21 की बात करता हूं तो 21 में कितना आ रहा है 2 एंड 2, 2,2। 22 में आ रहे हैं 2,1। 23 में मेरा एन फैक्टर आ रहा है 6,3। 24 तो अभी आपने मेरे साथ कर ही लिया। इसके बाद आ जाइए 25। 25 में मेरा एन फैक्टर आ रहा है 0.7 एंड 14/9। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही होगा। सो किसी को भी किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, नहीं तो हम अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। यह सारे आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अगेन आई एम सेइंग इफ एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट प्लीज आस्क, पूछ लीजिए बच्चों। ठीक है, ओके सीमा का डाउट है सर Al2C2O4 होल थ्राइस का एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर बता दीजिए। ठीक है, हाँ जी विष्णु जी राधे राधे। ओके चलो सीमा जी अब देखो कैसे मैंने निकाला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा बहुत ही इजी पार्ट है ये तो। ओके देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस वाले पार्ट में, दैट इज Al2C2O4 होल थ्राइस। अब देखो एक काम करो ना, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो एनायन है ये एनायन क्या है मेरे पास, ऑक्सिलेट। अरे ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट का मतलब क्या हो जाएगा C2O4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितना मुश्किल काम है भाई, तो कैसे निकालूंगा मैं, 2x - 8 इज इक्वल्स टू -2, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू +6, यानी कि x इज इक्वल्स टू +3। ये आ जाएगा बच्चों। बोलो भाई समझ में आया सीमा कैसे निकाला मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट? बहुत ही आसान सी बात थी, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, बताओ मुझे फिर से, किसी को किसी पार्ट में दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, सारे आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। कृपया करके आप अपने आंसर्स को चेक कीजिए और जिसको जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब आसान सी चीजें करने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग कल भी डलवा दिया था, यानी कि अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एन फैक्टर फॉर मिसलेनियस रिएक्शंस। अब हम मिसलेनियस रिएक्शंस के लिए यहाँ पे एन फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि इनके लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इजी है, आइए इसको सीखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज नंबर 1 कैटेगरी इज डबल ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो मैंने लिया एक स्पीशीज है FeC2O4 जो कि चेंज हो रही है किसके अंदर,
ये कन्वर्ट हो रही है Fe3 प्लस CO2, इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। अभी मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, ठीक है जी। चलिए आइए इसका एन फैक्टर निकालते हैं। देखो बेटा जी, जब भी हमें इसका एन फैक्टर निकालना है तो एन टोटल क्या हो जाएगा, एन ऑफ ऑक्सीडेशन 1 प्लस एन ऑफ ऑक्सीडेशन 2। अब यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन किस प्रकार हो रही है, आइए मैं सिखा देता हूं। पहले मैं इसको साइड में रखता हूं, इस फॉर्मूला को, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी दो ऑक्सीडेशन किस प्रकार में कह रहा हूं, आओ देखते हैं। यहां पर देखो आयरन +2 में आयरन +3 से यहां तक जा रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां पे कार्बन +3 में है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, सो व्हाट डू आई कॉल इट, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। सो डबल डबल हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों का एन फैक्टर इंडिविजुअली निकालता हूं। सो सबसे पहले मैंने एन फैक्टर निकाला आयरन के केस में, तो आयरन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 का, काम के एटम कितने हैं 1, तो यानी कि 1 आ गया। दूसरा एन फैक्टर निकाला मैंने एन फैक्टर 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, कार्बन के लिए, कार्बन का जो चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट वो 1 का आया, काम के एटम कितने हैं बच्चों, 2 है, तो इट इज 2, ठीक है। सो इस रिएक्शन के लिए मुझे जो टोटल एन फैक्टर मिलेगा, टोटल एन फैक्टर यानी कि एन टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3। सो अगर आपसे कोई पूछ ले इन जनरल की इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। इसी वाली रिएक्शन का जो एन फैक्टर हो जाएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। बोलो भाई, अगर इस तरीके से दो ऑक्सीडेशंस हो रही होंगी तो आप कर लोगे एन फैक्टर, बहुत ही आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं अगली कैटेगरी पढ़ाता हूं, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे सीमा जी कह रही है सर लास्ट क्वेश्चन नहीं बताया। बेटा लास्ट क्वेश्चन एक बार मुझे बता दो, मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, अदरवाइज मुझे पीछे जाना पड़ेगा। और विष्णु कहते हैं कि प्रीवियस स्लाइड की 21 स्लाइड में भी डाउट है। ओके, एक बार फिर प्रीवियस हम लोग चल ही लेते हैं, लेट्स मूव प्रीवियसली। बेटा जी कल का लेक्चर एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, जहां पे आपको दिक्कतें आ रही हैं, इसके बाद नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बेटा, सो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग लास्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं उठा के। ओके जी, सो लास्ट पार्ट हमारा क्या था यहाँ पे, कल लास्ट पार्ट था SNO gives you SNO2। अरे बहुत ही आसान है ये तो, SNO gives you SNO2। चलो मैं ये बता ही देता हूँ, हालांकि ये बहुत ही आसान है, यहाँ बता देता हूँ मैं, चलिए। सो यहाँ पर 26 की बात करता हूँ, तो दिस इज SNO gives you SNO2। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। सो यहाँ पे आ रही थी +2, यहाँ पे आ रही थी +4, ठीक है जी। तो डेल्टा OS कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का आ जाएगा, ठीक है। सो दोनों की तरफ में तो एन फैक्टर निकालना चाहता हूं अब मैं। सबसे पहले फॉरवर्ड का निकालते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, काम के आइटम कितने हैं, सॉरी चेंज इन ऑक्सीडेशन 2, काम का आइटम 1, 2 आ गया। बैकवर्ड का निकालना चाहता हूं अब मैं यहाँ पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, काम का आइटम 1, यानी कि फिर से 2 आ गया। ठीक है सीमा जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर 21 में दिक्कत है। सो 21 यानी कि क्या आप इस वाली स्लाइड की बात कर रहे हो विष्णु, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड, इसमें क्या दिक्कत है प्लीज बता दीजिए। सर प्रीवियस लेक्चर के स्लाइड 21 में डाउट था, डाउट है लास्ट में बता दें, अभी पूछ लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब यहाँ पे क्या डाउट है, आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर डाउट, प्लीज आस्क। जो भी आपका सवाल है प्लीज पूछिए। सर आंसर नहीं लिखा था आपने, वही, अच्छा अच्छा, ओके ओके सीमा, शायद मेरे को क्वेश्चन याद नहीं था, तो इसीलिए वो मैंने खुद से बनाए थे ना कुछ क्वेश्चन बीच में, तो वो रह गया होगा, इसीलिए नहीं लिखा मैंने आंसर। हाँ जी भाई विष्णु, एक बार प्लीज हमें क्लियर कर दीजिए। चलो जब आप क्लियर करोगे कि क्या डाउट है तब मैं इस पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे ही चलते हैं, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आके, कि हम लोग यहाँ पे आज पढ़ रहे थे एन फैक्टर फॉर द मिसलेनियस रिएक्शन। और मिसलेनियस रिएक्शन में जो सबसे पहली कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई दैट इज कॉल्ड एज डबल ऑक्सीडेशन, यानी कि दो बार ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डबल ऑक्सीडेशन किस किस की हो रही है, आयरन की और कार्बन की, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जब भी स्पीशीज दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होंगी तो दोनों का एन फैक्टर उठा के आप ऐड कर दीजिए, आपका मसला वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी, अगली टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। सो बच्चों जो मैं आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाना चाहता हूं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ठीक है जी।
देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ ना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही डबल डबल वाली बात हो जाएगी, इसको हटाओ। सेकंड नंबर पे ये नहीं पढ़ रहे हम लोग, वी वुड लाइक टू स्टडी द डीकंपोजिशन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो बचपन में आप डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ के आए हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शंस वो होते हैं जो कि टूट जा रहे हैं। अब इसका एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, दैट इज PCl5 इज डिकम्पोजिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, ऐसा मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे बेटा जी आपने ध्यान रखना है कि जो n फैक्टर हो जाएगा ना, n फैक्टर हमेशा किसके बराबर होगा? या तो n ऑफ ऑक्सीडेशन के बराबर या फिर n ऑफ रिडक्शन के बराबर। आप कोई सा भी निकाल लो, जोन सा आपका जी में आ रहा है, ठीक है। आप लोग कोई भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी की भी मदद से निकाल सकते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो PCl5 है, PCl5 में जो फास्फोरस है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? अरे +5 में है, यहाँ पे +3 में है, बस चेंज पता चल गया। सो एन फैक्टर निकालने का मतलब है कि चेंज कितने का आया? 2 का, काम का एटम कितना है? 1, तो यानी कि आंसर इज 1। तो इस वाली रिएक्शन का जो एन फैक्टर आ जाएगा दैट इज 1। सो हमने रिडक्शन जो हमें बहुत ही क्लियरली विजिबल है उसकी मदद से एन फैक्टर निकाल लिया है, ठीक है जी। बहुत ही आसान था, कुछ भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप लोग मुझे एक और एग्जांपल करके दिखाएंगे डीकंपोजिशन का ही, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में कितना घुसा है। ठीक है, आप लोग मुझे ये वाला करके दिखाइए। ये तो था क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 1। अभी एग्जांपल नंबर 2 करके दिखाइए मुझे, दैट इज SO3 गोइंग टू SO2 प्लस O2। चलो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? प्लीज टेल मी कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। हरी अप, जल्दी से बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, क्या आंसर आया इसका? सर आंसर नहीं लिखा, अच्छा ओके सर। नो सर, H2O वाले क्वेश्चन में, ओके मैं H2O वाला डिस्कस कर लेता हूं। सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। हाँ खुशीराना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो आपने ध्यान में रखना है, नोट करके मैं ये बात लिख देता हूं, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम either by reduction reaction और बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा जी आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 2 बिल्कुल सही, सबने एकदम सही उचित जवाब दिया है, शाबाश बेटा जी। इसका जो एन फैक्टर आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत है, आप लोगों ने एकदम परफेक्ट चकाचक आंसर दिया है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बार वापस थोड़ा चलते हैं। गुड, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है शाबाश बेटा जी। रितेश, पूजा, बसंत, विष्णु, अनन्या, सीमा, खुशी, शाबाश। और ये बात सही बोली खुशी आपने कि यहाँ पर हमेशा ही जो आंसर आएगा वह सेम होगा, चाहे आप बात कर लीजिए ऑक्सीडेशन के तरीके से, चाहे आप बात कर लीजिए रिडक्शन के मेथड से, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे जो विष्णु को डाउट है, एक बार मैं यहाँ पे डाउट उठाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे इस लड़के को जो डाउट था वह इस क्वेश्चन में डाउट था, देख लीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन में इस लड़के को डाउट है। कल की क्लास में यदि आपको याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को करवाया था, एक बार वापस आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। कहता फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O। देखो बेटा जी यहाँ पर हमें H2O का स्ट्रक्चर बिल्कुल मालूम नहीं है, और ये भी हो सकता है कि H2O एक हाइपोथेटिकल चीज है, उसको छोड़ दो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहता इसके एक स्ट्रक्चर है H2O का, कंसीडर द फॉलोइंग। यह बातें कंसीडर करो कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, -2 और +4, ठीक है, 0 और +2 या फिर +4 और 0, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शंस होंगे। अब बोलता है हमसे, क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सल्फर की ऑक्सीडेशन इसमें स्टेट क्या क्या हो सकती है। सो देखो हमने रियलाइज किया कि जब हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं विष्णु, तो हमने यहाँ पे ये रियलाइज किया कि सल्फर, दोनों सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह मिला के +2 आ रहा है,
वह किसी भी तरीके से आ सकता है। किस किस तरीके से आ सकता है? एक पॉसिबिलिटी है कि एक सल्फर -2 में और एक +4 में हो, हाइपोथेटिकली पॉसिबल है। दूसरा केस एक सल्फर 0 में और दूसरा +2 में हो, तब भी दोनों का मिला के +2 आ रहा है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक +4 और एक 0, तो यानी कि दोनों सल्फर का मिला के जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है वो +4 निकल रहा है, विच इज नॉट मैचिंग माई ऑब्जर्वेशन, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था। दैट इज वाई मैंने आंसर पे क्लिक किया यहाँ पे ए एंड बी पे। ठीक है जी, बताओ विष्णु क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक आपको। ठीक है, ठीक है, मैंने एक बार फिर से बता दिया आप लोगों को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, लेट्स मूव अहेड। और आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी और डबल ऑक्सीडेशन भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगली रिएक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस let's talk about, that is the disproportionation reaction. नेक्स्ट कैटेगरी इज बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्या बला है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? तो इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, इन दिस रिएक्शन सेम स्पीशीज is oxidized as well as reduced। सेम स्पीशीज ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने ध्यान देना है। ठीक है जी, ओके। इसका मैं एक आधा एग्जांपल आपको करवा देता हूं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ दिस वन, है ना? ओके, अब क्लियर सर, ठीक है, विष्णु को भी वो डाउट क्लियर हो गया, गुड जॉब। अब हम यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी हमारी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, H2O2 gives me H2O plus O2। ठीक है जी, अब देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन में ना आपने एक बात का खासम खास ध्यान रखना है, क्या कि जब भी हमें यहाँ पे एन टोटल निकालना हो ना डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए, सो एन टोटल यहाँ पे अक्सर किसके बराबर होता है? एन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ रिडक्शन डिवाइड बाय एन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन ऑफ रिडक्शन। आपने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, इसी से ही आपका आंसर निकल करके आएगा। बोलो बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द निकालने का तरीका फॉर दिस। ठीक है, अब मैं इसका निकाल के दिखाता हूं आपको, आइए चेक करते हैं। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं बात कर लेता हूं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? अरे यहाँ बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है जी, अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। आइए इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये कैसे करूंगा मैं इसको? सबसे पहले मैं एन ऑफ ऑक्सीडेशन निकालना चाहता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि -1 से कहां तक जा रहा है? 0 तक। ठीक बात है, ऑक्सीडेशन में -1 से 0 तक जा रहा है, यानी चेंज कितने का आया? 1 का। काम के एटम कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। और अब मैं एन ऑफ रिडक्शन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, -1 से -2 जा रहा है, चेंज कितने का आया? 1 का। काम के एटम कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। बस इसी की मदद से आई कैन फाइंड आउट द एन टोटल। सो एन टोटल विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2। ठीक है जी, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4/4 यानी कि 1। सो इस पूरी रिएक्शन का जो एन फैक्टर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 आ जाएगा इसका एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है जी, सो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए। चलिए आप इसी बात पे एक ये वाला ट्राई करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग मिक्स क्वेश्चंस है, आप निकाल के देंगे मेरे को। क्वेश्चंस कहते हैं कैलकुलेट द एन फैक्टर इन फॉलोइंग रिएक्शंस। कैलकुलेट द एन फैक्टर, जल्दी जल्दी करेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर इन फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे कि सबसे पहला पार्ट मैंने दे दिया यहां पे आपको, दैट इज Cl2 गिविंग मी Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया मैंने Cl2 गिव्स Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव। थर्ड पार्ट इज Cu3P gives CuO plus PO4 3 नेगेटिव। अगला फोर्थ पार्ट ले लीजिए बच्चा, दैट इज FeS2 gives Fe3 plus SO4
2 नेगेटिव। ठीक है जी, अगला पार्ट हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट इज SnC2O4 gives you SN4 plus CO2, and sixth part is P4 plus NaOH gives PH3 plus NaH2PO2। करो प्लीज, डू इट, डू इट, फटाफट डू इट, जल्दी से जल्दी मुझे करके दिखाइए, ये सारे के सारे पार्ट्स मुझे जल्दी जल्दी करके दिखाइए प्लीज। ओके यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ गया है 5/3। शाबाश खुशी बेटा जी, 5/3 ही आंसर है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग द आंसर्स फॉर ऑल, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। सो पहले का आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है जी, फर्स्ट का आंसर जो आ रहा है दैट इज 5/3। ठीक है, अगले वाले का आ रहा है 1 आ रहा है, उससे अगले वाले का आ रहा है हमारा कॉपर वाले का आंसर आ रहा है 11। ठीक है, उससे वाले का अगले वाले का आंसर आ रहा है 15, उससे अगले वाले का आ रहा है 4, और उससे अगले वाले का आंसर आ रहा है 3। जल्दी से मुझे बता दो इसके अलावा कोई आंसर है आपका तो आ रहा, तो मुझे पूछ लो प्लीज। चलिए भाई, इसके अलावा किसी का कोई आंसर है तो पूछ लीजिए, या कोई ऐसा पार्ट जो करना नहीं आ रहा तो भी पूछ लो। ठीक है जी, खुशी बिल्कुल सही, 5/3 पहले वाले का, सेकंड वाले का 1। शाबाश, शाबाश बेटा विष्णु, वेरी गुड। फर्स्ट का 5/3, दूसरे का 1, वेरी गुड, गुड। और लोग जल्दी अपने आंसर्स लेके आओ, व्हाट आर यू डूइंग, फटाफट हरी अप, जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स लेके आइए, हरी अप बच्चों। ओके, विकास के आंसर्स आ रहे हैं, पहले का 5/3, शाबाश, दूसरे का 1, तीसरे का 11, चौथे का 15, पांचवे का 4, और लास्ट का गलत है तुम्हारा, लास्ट का 3 आएगा विकास बेटा जी। विकास लास्ट बताऊं या तुम्हें टाइपिंग एरर कर दिया? लास्ट वाले में रियली में दिक्कत है या टाइपिंग एरर है? जल्दी से मुझे क्लियर कर दो, और बाकी लोग फटाफट से अपने अपने मुझे आंसर दीजिए, हरी अप, जल्दी से मुझे अपने आंसर दीजिए। और विकास आप क्लियर कीजिए कि आपका लास्ट वाला टाइपिंग एरर है या आपको क्लियर नहीं है लास्ट वाला।
गलत किए हैं, चलो ठीक है। तो मतलब आपको विकास सर 3 और 4 बता दीजिए, 3 और 4 बता दीजिए। विकास कह रहे हैं लास्ट वाला गलत किए हैं। चलिए, तो जिनका गलत है यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले जान रहे हैं हम लोग थर्ड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट जान लेते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या हमें दिमाग लगाना है। आइए थर्ड पार्ट में आपको सिखा देता हूँ। देखो बेटा जी, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट की तो यहीं पे जगह बन जाएगी, मैं यहीं पे कर दूं थर्ड पार्ट, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। देखो बेटा जी, अब थर्ड पार्ट में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है ना। अब कॉपर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉपर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर इट इज +1, क्योंकि इधर कुछ नहीं आ रहा है ना, और इधर कॉपर हो गया +2 हो गया, यानी कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे फास्फोरस मुझे दिखाई दे रहा है -3 में, और यहाँ पे फास्फोरस चला गया +5 में चला गया। सो यानी कि ये जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला इज एन एग्जांपल ऑफ डबल ऑक्सीडेशन। डबल ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है बेटा जी। अभी डबल ऑक्सीडेशन में बात करें तो एन टोटल का जो वैल्यू होता है दैट इज NO1 प्लस NO2। चलो पहले मैं NO1 निकालता हूं कॉपर के लिए। तो कॉपर में मुझे दिख रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 का है, 1 का चेंज है, और काम के एटम कितने, कॉपर 3 है, तो 3 आ गया। सिमिलरली NO2 निकालने चला तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी -3 से +5 जाना है बेटा जी, तो चेंज तो आ गया 8 का, और काम का एटम फास्फोरस कितना है यहाँ पे, केवल 1, यानी कि 1, यानी कि 8। सो एन टोटल विल बी इक्वल्स टू 3 + 8, बोले तो 11। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया मैंने थर्ड पार्ट, बोलो बोलो। विष्णु समझ में आ गया थर्ड पार्ट बेटा मैंने कैसे किया। बिल्कुल सेम फैशन में आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। आपको फोर्थ में भी दिक्कत आ रहा है ना, फोर्थ भी दिक्कत आ रहा है, फोर्थ में आपको बता देता हूं। अगर फोर्थ में दिक्कत आ रही है तो फोर्थ भी जान लीजिए। देखो फोर्थ पार्ट भी कुछ नहीं है, अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फोर्थ पार्ट में FeS2 क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन है FeS2 गिव्स, क्या गिव्स, Fe3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे मुझे मिलेगा Fe3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। विष्णु इसको बिल्कुल सेम मैनर में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आयरन दिख रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ से यहाँ पे गया एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज माई ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सल्फर दिख रहा है -1, और यहाँ पे सल्फर दिख रहा है +6 में। सो यहाँ से यहाँ तक सल्फर गया तो चेंज, ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है एक तरह का। तो बस अब यहाँ पे फिर से वही सेम फॉर्मूला कि N टोटल इज इक्वल्स टू NO1 प्लस NO2। तो पहले मैं NO1 निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो आयरन के लिए चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, काम के एटम कितने, 1, तो इट इज 1। NO2 निकालने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है, -1 से जा रहा हूँ मैं, +6 में जा रहा हूँ, तो चेंज कितने का आया, 7 का, और काम के एटम कितने, 2, तो यानी कि 14 हो गया। तो बस इसको ऐड करूंगा तो एन टोटल विल बी इक्वल्स टू 14 + 1, बोले तो 15 आ जाएगा इसका आंसर विष्णु जी। बोलो भाई समझ में आया कहानी के नहीं आया, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब लास्ट पार्ट में दिक्कत है, चलिए लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। लास्ट पार्ट में यहाँ पे आपको तकलीफ हुई ना, चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार कि लास्ट पार्ट हमें कैसे करना है। बहुत इजी है। देखो लास्ट पार्ट में यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि लास्ट पार्ट एक प्रकार का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यह एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, नेवर फॉरगेट, है ना। और डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए अभी अभी आपने मेरे साथ सीखा था कि जब भी कभी हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाए, तो मैं आपको 6th पार्ट करके दिखा रहा हूं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एन टोटल जो होता है दैट इज NO इंटू NR डिवाइडेड बाय NO प्लस NR, है ना। यही वाला फॉर्मूला होता है ना मेरे पास। आइए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है मेरे पास, यहाँ देखो फास्फोरस 0 में है और 0 से फास्फोरस जा रहा है -3 में, यहाँ फास्फोरस 0 में है और 0 से फास्फोरस जा रहा है यहाँ पे +1 में। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना फास्फोरस की बेटा जी, +1 आ जाएगी, आप इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ, यानी कि 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, तो 0 से जब +1 में जाएगा तो चेंज तो 1 का ही आएगा। तो चलो अब देखो यहाँ पे, सो आई कैन राइट हियर की अब 6th वाले पार्ट में तो NO कितना हो जाएगा, यानी चेंज आया 1 का, काम के फास्फोरस कितने 4, तो यानी कि 4 हो गया। दूसरा N ऑफ रिडक्शन मुझे निकालना है। अभी फास्फोरस देखो कहां से कहां जा रहा है, 0 से -3 में जा रहा है, चेंज कितने का आया 3 का, काम के एटम कितने 4 है, सो व्हाट डू आई गेट, चेंज आया 3 का, काम के एटम है 4, तो यानी कि 12 हो गया। बस अब इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आंसर निकालूंगा। सो यहां से मैं एन टोटल निकालने चला तो कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4, सो इट इज 48 डिवाइडेड बाय 16, कट के आंसर कितना आ जाएगा 3 इज द फैक्टर। बोलो जी विकास जी अभी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी। दैट इज हाउ यू डू इट। लास्ट वाला पार्ट इस तरीके से करना था,
ठीक है, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया? सर क्लियर फॉर्मूला गलत लगा? अच्छा सर क्लियर, अच्छा अभी क्लियर है, पहले फॉर्मूला गलत लगा दिया था, ठीक है। ओके, सिक्स्थ का 3 आ रहा है, खुशी का भी, शाबाश खुशी, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सबके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मिसलेनियस रिएक्शंस का एन फैक्टर। ठीक है, तो मैंने एन फैक्टर आपको सिंपल रिएक्शंस का भी सिखा दिया और आड़ी तिरछी रिएक्शंस का भी सिखा दिया। सो मुझे लगता है एन फैक्टर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपके जीवन में। आपको बोलो भाई आएगी क्या? नहीं आएगी ना? शाबाश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। कि अब हम एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। सुपर इंपॉर्टेंट, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा। मॉडर्न लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी कभी रिडक्शन लिखा हो, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपने एक और बात जो ध्यान में रखनी है, दो प्रकार की चीजें होती है, एक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। यानी कि जो खुद रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। समझ आ गई? सिमिलरली तो फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा बच्चा पार्टी? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। सो ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक कि वो अपनी एचओएस में हो, एचओएस बोले तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कि वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि वो अपनी एलओएस में हो, यानी कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जब भी कोई चीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी बेटा जी, तो वह हमेशा बिहेव करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर लोएस्ट में होगी तो वह बिहेव करेगी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और कोई भी चीज इंटरमीडिएट में होगी तो वह बिहेव करेगी बोथ की तरह। ठीक है, ये सारे पॉइंट छोटे छोटे याद रख लो, ये आपके काम आएंगे, बार बार इनकी मैं उठाऊंगा, जरूरत पड़ेगी इन सब की। ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखवाए हैं, ये सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपाउंड किस तरीके से बिहेव करेगा, ये बिहेवियर भी इसका जानना बहुत ही अनिवार्य है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई भी कंपाउंड विच कैन शो which can show variable oxidation state। ठीक है जी, सो सारा आपको पैटर्न ध्यान में रखना है, इन्हीं पैटर्न का यूज करते हुए अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले आपने मेरे साथ ध्यान में रखना है, एक दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनकी हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कुछ इस प्रकार है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज KMnO4। हो कोई भी सकता है, बस मैं ये दो उठा रहा हूँ। KMnO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम पोटेशियम परमैंगनीट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज पोटेशियम परमैंगनीट। ठीक है, यहाँ पे जो मैंगनीज होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है बच्चों, दैट इज बैन 153। ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज बैन 153। इस बैन 153 का क्या मतलब है, आओ सिखा देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस बैन 153? कहता है KMnO4 जो है वो बिल्कुल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, नो डाउट, पर तीन अलग अलग मीडियम में बिहेव करता है। क्या क्या है वो तीन मीडियम? सबसे पहला मीडियम है एसिडिक मीडियम, या फिर अब बेसिक से शुरुआत करो। सबसे पहला मीडियम है बेसिक मीडियम।
ठीक है, और ये बहुत ज्यादा वेरी 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 रेयर होगा, आपने यूज नहीं करना ये वाला, ठीक है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, बेसिक मीडियम में जो एन फैक्टर निकल के आता है वो 1 निकल के आता है, सही है। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है और एन फैक्टर 1 आया है तो नेचुरल सी बात है कि +6 में चला जाएगा, कंपाउंड बनता है MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद है ए बोले तो एसिडिक, एसिडिक में जो एन फैक्टर होता है दैट इज 5, है ना, बैन ए से 5 आ जाएगा, तो एसिडिक में 5 का चेंज आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली Mn2+ में, ठीक है। और एन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल और अल्कलाइन। अगर एग्जाम में बेसिक भी लिखा होगा ना तो आपने यही वाला यूज करना है, ठीक है। बेसिक भी लिखा है तो यही यूज करना है, वो नहीं यूज करना, जब तक वेरी 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 बेसिक नहीं लिखता तब तक आपने यूज नहीं करना। इसमें एन फैक्टर कितना आ रहा है, इसमें एन फैक्टर इज कमिंग आउट टू बी 4, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। MnO2 का मतलब है कि ऑक्सीडेशन आ गई +4 आ गई, सॉरी इसमें एन फैक्टर 4 नहीं, एन फैक्टर 3, ठीक है। और इसमें आ जाएगी +6। ये तीनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सो हमारा KMnO4 जो है वो अलग अलग तरीकों से बिहेव करता है, ट्रिक होती है बैन 153, समझ आया। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, KMnO4 की केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में से एक है, ठीक है जी। KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन 3 डिफरेंट चीजें बनाता है। एक बार ये बना सकता है, एक बार ये बनाएगा और एक बार ये बनाएगा, ठीक है। यह तीनों अलग अलग चीजें पॉसिबल है अगर मैं KMnO4 से डीलिंग कर रहा हूं तो। बताओ भाई, समझ आया। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आपने ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड एज K2Cr2O7, ठीक है। इसमें एक बात याद रखनी है, ओनली वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, बाकी किसी और में नहीं करेगा। कैसे करेगा, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। अगर मैंने इसका मीडियम एसिडिक कर दिया है तो इसका इन फैक्टर आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 6+ से किस में चला जाएगा, 3+ में। अब आप पूछ सकते हो कि सर 3 का ही तो चेंज आया तो अन फैक्टर भी 3 आना चाहिए। नो बच्चों, 3 का चेंज आया और काम के आइटम 2 थे, इसीलिए अन फैक्टर मेरा 6 आ जाएगा। इस बात का खासम खास ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। 2 चीजें बताई मैंने, एक तो K2Cr2O7 ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा मैंने क्या बताया यहाँ पे, KMnO4। इनकी केमिस्ट्री याद रखनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। बोलो बच्चों हाँ या ना, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और है जो कि आपने हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, क्या, आओ दिखाते हैं। ये तो हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब उनके बारे में बात करें जिनको ये ऑक्सीडाइज करेंगे मिलके। अब ये करेंगे तो ऑक्सीडाइज ना, किन किन को करेंगे आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं एज इट इज, ठीक है। ओके क्लियर, सबको क्लियर। सर मैक्सिमम एनएफ मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैक्सिमम एनएफ मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, नहीं 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 बेटा जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नो वी कैन नॉट से दिस। जिसका इन फैक्टर ज्यादा है क्या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, नो वी कैन नॉट से लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, नो सच थिंग, ओके। यू कैन नॉट से दैट, एन फैक्टर डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैं ये बात लिख देता हूं यहाँ पे, ये नोट करके ये बात मैं लिख देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एन फैक्टर वैल्यू डू नॉट comment about the oxidizing power, ठीक है। एन फैक्टर का ऑक्सीडाइजिंग पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत प्लीज इस बात को, ठीक है। चलो अब इसी बात पे अब हम ये देखते हैं कि जिनको ये ऑक्सीडाइज करेगा, किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। चलो ठीक है, और किसी का कोई डाउट ही नहीं है। चलो देखो अब यहाँ पे कहता, अगर मान के चलो हमने लिया होता है एसिडिक लिया होता है, KMnO4 लिया होता है, या फिर चाहे तो अपन ने KMnO4 लिया होता है या फिर K2Cr2O7 लिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता इस केस में जो मेरे अस आयन है, अस आयन होंगे वह कन्वर्ट हो जाएंगे इक आयन में। आपको अस आयन समझ आता है ना, जो छोटे ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। जो भी बच्चों मेरे अस एसिड होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक एसिड में। जो भी कोई एलिमेंट अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा वह चला जाएगा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में।
और जो जो भी कोई एलिमेंट अपनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह चला जाएगा अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो चीजें हैं दैट इज सेम फॉर एल्कलाइन KMnO4 एज वेल, उसमें भी ये बातें चलेंगी। ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको कोट कर देता हूं जहां पे आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। सो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू राइट हियर एग्जांपल्स फॉर KMnO4 and K2CR2O7 एसिडिक मीडियम। यहां हम लिखना चाहते हैं KMnO4 अल्कलाइन। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, लेट्स सपोज NH3 है, तो NH3 कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कैसे? क्योंकि NH3 की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3 है और वो जीरो में। अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि जो भी कोई नेगेटिव में होगा वो जीरो में चला जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर भी सेम टू सेम। ठीक है, दूसरी आपने याद रखनी है बात, अगर इसके अंदर I नेगेटिव है बच्चों तो वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, I नेगेटिव कन्वर्ट होगा I2, लेकिन यहां पे ही चेंज हो जाता है, यहां वाला जो I नेगेटिव है वो कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव में। दिस इज द ओनली चेंज। ठीक है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ओनली चेंज, यह इकलौता चेंज है जो कि आप ऑब्जर्व करोगे, बाकी सारा कुछ एकदम डिटो सेम होती है, कोई फर्क नहीं आता है, बस यहीं पर ही आप लोग ये चेंज को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं यहां पे जो कि सेम है, कॉमन फॉर बोथ। तो जैसे कि अगर मान के चलो NO2 नेगेटिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NO3 नेगेटिव में। सही है ना, यहां पे मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था और कन्वर्ट हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन, सॉरी, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी, +3 आ रही है और कन्वर्ट हो जाएगा +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव था मैक्स में चला जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि मान के चलो कोई चीज है SO3 2 नेगेटिव, वो कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव में। कोई चीज आई, वो तो आपने लिख ही दिया, कोई है हमारे पास C2O4 2 नेगेटिव, वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, क्योंकि +3 वाला चला जाएगा +4 में जी। अगर Fe2+ है, Fe2+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। सही है, SN2+ है, SN2+ कन्वर्ट हो जाएगा SN4+ में। S2O3 2 नेगेटिव है, यह भी कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है जी, सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे थे बेसिक पॉइंट्स जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी थे, ये कॉमन है हमारे दोनों के लिए। ठीक है, बताओ बच्चों, क्या ये सारी कहानी क्लियर हुई कि नहीं? ये वाला हमारा KMnO4 के लिए, और ये वाला जो है आर्टिकल मैंने KMnO4 उसके लिए लिखा है, एसिडिक वाले के लिए लिखा है। ठीक है, ये दोनों बातें जानना बहुत जरूरी थी। आइए अब कुछ आपको ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज जो कि आपको होनी चाहिए थी पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थी तो आपको मैंने दे दिया ये नॉलेज, अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक अगली चीज बताने से पहले किसी का कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बोला हुआ है सर माइल्ड बेसिक एंड न्यूट्रल का NF3 ही होगा ना सर? बिल्कुल बेटा जी, माइल्ड बेसिक, अगर पेपर में वर्ड माइल्ड ना भी यूज करे, सिर्फ बेसिक यूज करे, तब भी आपने एन फैक्टर 3 ही लेना है। ये देखो बेटा जी, हालांकि बेसिक में, वेरी वेरी बेसिक में एन फैक्टर 1 हो जाता है, लेकिन यदि कभी पेपर में वर्ड न्यूट्रल या अल्कलाइन या बेसिक या माइल्ड बेसिक लिखा हो, दिस इज कॉमन, आपने यही वाला उठा के यूज करना है। ठीक है, use this only for basic medium as well, basic medium as well। बेसिक मीडियम के लिए भी बेटा जी आपने यही यूज करना है, दूसरा कोई यूज नहीं करना है। ठीक है जी, ओके, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे, मैंने आपके डाउट्स पर भी देख लिया, कोई डाउट नहीं है आपको, अगर आगे भी होगा तो आई विल लुक बैक अगेन, और तब हम लोग आपके डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड एज एक्चुअली बैलेंसिंग। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज
ठीक है, इस वाले की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है, इस वाले को भी हम लोग उठा के यूज करेंगे। चलो एनीवेज, सबसे पहले हम लोग अपना रूल्स फॉर बैलेंसिंग चेक करते हैं, ठीक है। सो टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज दी रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है जी। आइए इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इसको करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये वाला। आओ देखो, देखो दो मेथड होते हैं इसके, दो मेथड। एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास सेकंड मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिखा रहा हूं, जरूरत नहीं, एक भी सीख लोगे तो आपका तो काम चल ही जाएगा। पेपर में ये तो आएगा नहीं इससे करके दिखाओ, इससे मत करो, आंसर तो सेम ही आना अल्टीमेटली, है ना। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा आसान होता है बेटा जी, ठीक है, ये इजी होता है, थोड़ा सा आसानी से हो जाता है और इसकी ट्रिक होती है। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम एक ट्रिक यूज करेंगे, क्या ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज आओ आओ हांगकांग, आओ हांगकांग चलें। आपने बेटा जी यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है और कुछ भी नहीं, आओ हांगकांग चले। अब आ से क्या हो जाएगा, तो ट्रिक का नाम क्या है, AOHC, ट्रिक इज AOHC, AOHC आपने ये इस्तेमाल करना है। अब ए से क्या होता है बेटा जी, ए से होता है मेरा मेन एटम, सबसे पहले आपने मेन एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। ओ से क्या हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन, आपने उसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय द हेल्प ऑफ H2O, ठीक है। H से क्या हो जाएगा अपना, H से होता है हमारा हाइड्रोजन, आपने इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय हेल्प ऑफ H प्लस आयन, आपने H प्लस ही डालने हैं, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। हालांकि बेसिक मीडियम में बाद में हम उतना ही OH नेगेटिव डाल देंगे, लेकिन आपने स्टार्टिंग में H प्लस ही डालने हैं, ठीक है। और C से क्या हो जाएगा अपना, C से होता है अपना चार्ज, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आप लोग चार्ज बैलेंस करेंगे, ठीक है। यही ट्रिक आपने लगानी है दोनों रिएक्शंस के लिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा मजा आएगा समझने में, ज्यादा बढ़िया अंदाजा लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें दे दिया एग्जाम में, कहता है कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस, कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस। आओ इसको करते हैं। तो रिएक्शन हमें दे दिया, कहता है SN2 प्लस रिएक्ट्स विथ MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। चलो अब देखो, अब करते हैं बेटा जी इसको, बड़ा ही आसान है, आओ देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, इस प्यारे से क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कर देते हैं। आओ देखो, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कि MnO4 का काम ये होता है कि जो भी कोई एलिमेंट अपनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको ले जाके मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दे, सिंपल। सो यहाँ पे हम पहले तो स्केलेटल रिएक्शन लिखेंगे, दिस इज SN4 प्लस, ठीक है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज Mn2 प्लस। हाँ जी भाई, ये जो हमने लिखी है ना इस वक्त यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो मैंने लिखा है इस वक्त बोर्ड पे, दिस इज कॉल्ड एज बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज स्केलेटल रिएक्शन, इसको हम लोग स्केलेटल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसको ही प्रोसीड करेंगे हम लोग, आइए अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला रूल होता है ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। देखो अभी पहली बार सीखोगे तो टाइम लगेगा, बाद में जल्दी जल्दी कर पाओगे, स्पीड बन जाएगी तो बहुत जल्दी बैलेंस कर लोगे। अब इसको दो हाफ रिएक्शंस में ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं रिडक्शन हाफ। सो मेरा रिडक्शन हाफ क्या होगा, रिडक्शन हाफ में क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है, यहाँ +2 में है। सो रिडक्शन हाफ लिखा जाएगा MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn2 प्लस, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ट्रिक लगानी है, नाउ अप्लाई। अब सिंपल सा मेथड है कि नाउ अप्लाई AOHC, आओ हांगकांग चले, AOHC, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए मतलब मेन एटम तो मेरा बैलेंस्ड है, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगला क्या है, ओ को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, H2O, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो इधर भी 4 पानी लगा दो, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn2 प्लस 4 पानी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई,
अरे बोलो जी, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक सेकंड में, आई विल बी राइट बैक। ओके, सो हमारा यहाँ पे ओ बैलेंस हो गया है ना जी, ओ बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अगली चीज क्या बैलेंस करनी है हमको? हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन किसकी मदद से बैलेंस करते थे? देखो पीछे, हाइड्रोजन बैलेंस करते थे H प्लस की मदद से। सो H प्लस यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है हमें? 8 दिखाई दे रहा है, तो इधर आप 8 H प्लस लगा दीजिए, वहीं पे ही करते रहो काम, आराम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। अब क्या बैलेंस करना रह गया? चार्ज बैलेंस करना रह गया है ना। अब चार्ज जब बैलेंस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना था? +7, यहाँ कितना था? +2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन डलेंगे। और जब भी हम रिडक्शन हाफ लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे डालेंगे, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये बन गई आपकी, तैयार हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसी फटाफट से इक्वेशन 1 आपकी तैयार हो गई, और इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ। ठीक है जी। जैसे हमने रिडक्शन हाफ लिखी है उसी प्रकार हम यहाँ पे फटाफट से एक ऑक्सीडेशन हाफ भी लिख सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है बच्चों? दैट इज SN2+ जो था वह कन्वर्ट हो रहा है SN4+ में। सही है। अप्लाई AOHC। देखो बेटा जी, A बैलेंस्ड है, O बैलेंस्ड है, H बैलेंस है, खाली चार्ज बैलेंस नहीं है। अरे चार्ज की बैलेंसिंग ही तो करनी है। तो चार्ज की बैलेंसिंग के लिए क्या करूंगा? SN2+ गिव्स यू SN4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये वाली हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1, और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई। नाउ इक्वेशन 1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5, और इक्वेशन 2 में कितने दिख रहे हैं? 2। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से। ये लो, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं दोनों इक्वेशन को सामने आमने लिख लेता हूं। ठीक है, मैं एक जगह लिख रहा हूं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले तो रिडक्शन हाफ। सो रिडक्शन हाफ की रिएक्शन कुछ किस प्रकार थी? दैट इज MnO4 नेगेटिव प्लस कितना था? 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू, क्या गिव मी? बताओ जल्दी से। Mn2 प्लस प्लस 4 पानी। यही था ना? देख लो बच्चों, यही था, और ये सेम ही रहेगी हमेशा, एसिडिक मीडियम में हमेशा सेम रहेगी, बेशक तुम याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑक्सीडेशन हाफ की बात किया जाए, ऑक्सीडेशन हाफ वाज लाइक दिस, यानी कि Sn2+ गिविंग मी Sn4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, बस जोड़िए और आपका आंसर तैयार हो गया, खत्म। आ गया आपका आंसर बेटा जी। ठीक है। सो ये देखो 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, आई एम सॉरी, 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कटेंगे तो बचेगा क्या क्या? यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस कितने हो जाएंगे? 16H प्लस प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ Sn2+ गिव्स, क्या मिलेगा हमको? यानी कि 2 टाइम्स ऑफ Mn2+ प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पानी आ जाएगा? 8 पानी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Sn4+। सो ये जो हमारी इक्वेशन तैयार हुई है, दिस इज माय बैलेंस्ड रिएक्शन। इसी को हम लोग बेटा जी बैलेंस्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अभी तो मैं आपको एक एक स्टेप सिखाता हुआ जा रहा हूं तो इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है जी। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी भाई। ठीक है। ओके सर, रिडक्शन हाफ रिपीट कर दीजिए। ओके मैं रिपीट कर देता हूं सर। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन क्या? OS समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं हम लोग आपको दोबारा से। आइए देखते हैं सर, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट समझ नहीं आया। बेटा क्या समझ नहीं आया? Mn तो बहुत इजी है ना। सबसे पहले चलो मैं पहला डाउट ले लेता हूँ। यहाँ पे पहला डाउट है सर, रिडक्शन हाफ रिपीट कर दीजिए। आओ बेटा, रिडक्शन हाफ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, रिडक्शन हाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले मैंने देखा कि Mn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। ट्रिक लगाना है, आओ हांगकांग चले। आ मतलब मेन एटम, Mn मेरा मेन एटम है, कोई समस्या ही नहीं है। O मतलब ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 4 पानी डाल दिया, क्योंकि एक पानी में एक ही ऑक्सीजन मिलता है ना बेटा जी। उसके बाद हमारा क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 8 हाइड्रोजन है, इधर 8H+ डाल दिया, लास्ट में है चार्ज,
तो चार्ज के लिए मैंने इधर देखा 5 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ रहे हैं, बस खत्म हो गया बसंत। क्लियर हुआ बेटा बसंत? ठीक है, रिडक्शन ऑफ बहुत ईजी है। ओके हाँ हाँ बिल्कुल देंगे विष्णु, होमवर्क चिंता मत करो, अभी देते हैं आपको होमवर्क। ठीक है सर, एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट समझ नहीं आया। एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नहीं समझ आया बेटा जी? आप सिंपली निकाल सकते हैं ना MnO4 नेगेटिव का, इसमें क्या है? ठीक है क्लियर है। चलो 2-3 पार्ट्स 4 पार्ट्स हैं, मैं एक बार फटाफट से आप लोग मुझको 2 पार्ट करके दिखा दो कोई भी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग बेशक घर से कर लेना, बेशक घर से कर लेना। ठीक है आओ देखो फिर, आ जाओ। क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शंस। आप लोग रिएक्शंस कंप्लीट करके देंगे मुझको फटाफट से। ठीक है सो पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट इज I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। सेकेंड पार्ट इज S2O3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। थर्ड पार्ट इज I नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव OH नेगेटिव। एंड फोर्थ पार्ट इज S2O3 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में। करो, डू इट, प्लीज डू इट। एक पार्ट कर दो कोई भी, एक पार्ट कर दो कोई भी। विष्णु होमवर्क के लिए कर लो, लेकिन एक पार्ट कर दो, बेसिक वाला एक पार्ट कर दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए, सो दैट आई गेट द क्लैरिटी कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जस्ट डू ओनली वन पार्ट, कोई सा भी एक कर दीजिए बेसिक वाला, नहीं तो मैं फिर एक बेसिक वाला सिखा देता हूँ। कोई भी एक पार्ट कर दो, देन आई विल राइट द आंसर्स ऑन द बोर्ड। उसके बाद आप लोग मेरे से पूछ लेना, अगर किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत होगी तो कल भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी पूछना चाहते हो मैं अभी भी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो, लेकिन करना पड़ेगा आपको, डू इट, हरी अप। ओके यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पता करेंगे क्या बनेगा? बसंत इतनी देर मैं तुम्हें जो बता रहा था, ये जो पूरा तुम्हें यहाँ पे टेबल बनाया बेटा जी, वो किस लिए सिखाया था कि कैसे पता करें क्या बनेगा? महाराज जी, ये जो मैं आपको ये सारी स्लाइड्स बता रहा था, ये किस लिए बता रहा था? हैं, ये क्या बताया मैंने इतनी देर से? तो तुम्हें अभी भी यही नहीं पता चल रहा कि कैसे पता चलेगा क्या बनेगा?
कैसे बुद्धू जैसी बातें करती हो तुम, ठीक है। देखो पीछे से देखो, हेल्प ले लो, ठीक है। ओके सर, मोहर सॉल्ट का कैसे करेंगे, उसमें बस Fe को दे, हाँ बेटा जी, उसमें सिर्फ Fe को देखना है, जो भी ऑक्सीडाइज होने लायक चीज होती है बस आपने उसी को देखना है, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके करो, फटाफट करो, कोई भी एक पार्ट कर दो। बसंत कौन से पार्ट में, देख भाई अब यहाँ पे हमें पता है कि जो K2Cr2O7 होता है एसिडिक मीडियम में काम करता है तो I नेगेटिव, ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो माइनस वाले जितने भी होते हैं वो जीरो में चले जाते हैं, सो I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, क्या ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, सिंपल सी तो बात है ये, ठीक है। करो एक पार्ट कर दो कोई भी, देन आई विल राइट द आंसर्स एंड देन यू कैन चेक, स्पीड बढ़ा के करके दो। सर Mn+2 में जाना फिक्स है, नहीं बेटा जी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, अगर एसिडिक मीडियम हो तभी +2 में जाएगा, अदरवाइज MnO2 बनेगा। खुशी राणा ये पूरा जो मैंने प्रीवियसली बताया वो किस लिए बताया भाई, ये क्या था, ये यहाँ लिखवा तो रखा है मैंने कि KMnO4 जो है वो Mn2+ में तभी जाता है जब एसिडिक मीडियम हो, अदरवाइज वो किस में चला जाएगा, MnO2 में चला जाएगा अगर बेसिक मीडियम वगैरह हो तो, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बेटा जी, आप पहले देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उसके बाद अब जैसे इन दोनों ही केसेस में जो Mn है वो Mn2+ में नहीं जाएगा, MnO2 में जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी करो प्लीज। ओके यहाँ पे हमें एक आंसर मिला है, मैं एक काम करता हूं, मैं सारे के सारे आंसर्स आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग प्लीज चेक कर लेना और मुझे बता देना कि आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं, ठीक है जी। आई एम राइटिंग द कंप्लीट रिएक्शन, सो प्लीज चेक इट एंड आप मेरे से फिर डिस्कस कर लेते हो। तो ये बन जाएगा, पहले वाला बन जाएगा, पहले वाले का आंसर आएगा बच्चों 6I नेगेटिव प्लस दिस प्लस 14H प्लस gives you 3I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस 7H2। जिसका इसके अलावा कुछ भी बन रहा है प्लीज मेरे से पूछ लीजिए, गलती है इसके अलावा जो भी कुछ बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। इसका बनेगा 6 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 52H प्लस gives 12 times of SO4 2 negative plus 16 Cr3 plus 26 H2O। अब देखो इस पूरी रिएक्शन में से ना 2 कॉमन आ रहा है एक्चुअली, सो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल देता हूँ, सो इसमें से 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये सबके हटा रहा हूं मैं आगे से, कॉमन आने के बाद जो बच रहा है मैं वही लिख रहा हूं, ये बचेगा 4 टाइम्स ऑफ प्लस 4 टाइम्स ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव, H प्लस बचेंगे यहाँ पे 26, ठीक है, यह बचेगा 6, यह बचेगा 8 और ये बचेगा 13, ठीक है जी। ये आंसर आ गया आपका, फोर्थ पार्ट का आंसर जो सॉरी थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है आपका 3I नेगेटिव प्लस 6 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 3H2O gives 3 times of IO3 negative plus 6 MnO2 plus 6 OH negative। इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन, ठीक है, टेक कॉमन, यहां से 3 कॉमन है तो कॉमन लेके बाहर निकालो, अगले वाला लास्ट वाला बचेगा 3S2O दिस 8 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 1 H2O gives 6 SO4 2 negative प्लस 8 टाइम्स ऑफ MnO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। कोई सा भी पार्ट अगर आप चाहते हो कि मैं कर दूं तो मुझे बता दीजिए, ये क्योंकि इसके आंसर्स हो गए हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनकी स्टोइचियोमेट्री बता के, 50 बार पूछ रखा है,
डायरेक्टली आपसे स्टोशियोमेट्री XYZ करके स्टोशियोमेट्री करके पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, एक बार प्लीज अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है सर, 2 into 3 नहीं किया, आई नेगेटिव करना पड़ेगा भाई। चलिए आप लोग प्लीज मेरे से पूछ लीजिए, कोई पर्टिकुलरली पार्ट आपको दिक्कत लगता है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में ध्यान रखना, इस वाले पार्ट में टेक 3 कॉमन, टेक 3 एज कॉमन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये टिप है। ओके जी, चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट से पूछ लीजिए, अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत है, नहीं है तो लेट्स प्रोसीड। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू डू इट तो गुड, नहीं तो फिर आप पूछिए। एक पार्ट कर लो खुद से एंड देन आस्क मी राइट नाउ, राइट अवे, क्योंकि फिर ये दिक्कत रह जाएगा। ठीक है, नो डाउट, ग्रेट देन, मजा ही आ गया फिर तो। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, सो बहुत बढ़िया। एक पार्ट और करके दिखा दो फिर मुझे इसी बात पे, इसी खुशी में। वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो वाला करके दिखाओ मेरे को, तब मैं मानूं। ये वाला करके दिखाओ, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। करना सेम तरीके से है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये करो, डू दिस। बस ये कर दो, बस ये कर दो फिर। सर फर्स्ट में चार्ज कैसे बैलेंस करा? ओके, फर्स्ट वाले में चार्ज कैसे बैलेंस करा मैंने, आओ दिखा देता हूं कि फर्स्ट वाला कैसे किया मैंने फटाफट से। चलिए, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन हमारी क्या थी, आई नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो फटाफट से मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाला, खुशी राणा देखो जी। सो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था मेरे पास, आई नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। ये तो मुझे पता है बनेगा क्या क्या, एक तो बनेगा I2, एक बनेगा Cr3 प्लस। ठीक है जी, सबसे पहले रिडक्शन हाफ पकड़ लो यहाँ से। सो रिडक्शन हाफ मैंने पकड़ा, तो मेरी रिडक्शन हाफ वाली रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स यू Cr3 प्लस। अब अप्लाई कर दोगे, आओ हांगकांग चले, अप्लाई AOHC। मेन एटम बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगेगा, सो इक्वेशन विल बी Cr2O7 2 नेगेटिव gives you 2 times of Cr3 plus।
O बैलेंस करना है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, 7 पानी डल जाएंगे, ठीक है। H बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 14, यहाँ पे 14 H प्लस लगा दो, ठीक है। चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना सबसे आसान काम होता है। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी, +6 आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है +3 आ रही है, चेंज कितने का आया 3 का आया, तो यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डल जाएंगे। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 जी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। आओ कुछ ना ऑक्सीडेशन हाफ को दिखाता हूं मैं कैसे किया मैंने। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, I नेगेटिव गिव मी I2, सो फटाफट से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई AOHC, पहले A बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 2I नेगेटिव गिव्स यू I2, ठीक है जी। अब O बैलेंस्ड है, H बैलेंस्ड है, अब चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पे लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बात ही खत्म, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो आंखें खोल के। अब इन दोनों इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। बस उठा के लास्ट में दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका काम हो गया। ऐड करेंगे तो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन तो कटे मेरे, बाकी का उठा के सिस्टम ऐड कर दो सारा का सारा, क्या बचेगा, ये बचेगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस प्लस 2I नेगेटिव, 2I नेगेटिव नहीं 6I नेगेटिव, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 6I नेगेटिव गिव्स, गिव क्या क्या, एक तो यही मिलेगा अपने को, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, हो गया हो गया हो गया। खुशी राना समझ में आया कि नहीं आया? देखो मुझे समझाते हुए करने में इतना समय कम समय लग रहा है, तो आपको तो और भी जल्दी करना आना चाहिए, और भी जल्दी करके दिखाओ मेरे को। सो यही हमारा एज इट इज आंसर मैच कर रहा है, देख लो बेशक, मिला लो, ये लो मिला लो, एज इट इज सेम टू सेम है, ठीक है खुशी राना। चार्ज मैंने ऐसे बैलेंस किया सर, फर्स्ट में चार्ज कैसे बैलेंस किया, समझ में आया चार्ज कैसे बैलेंस किया, ऐसे बैलेंस करते हैं चार्ज, ठीक है। चलो चलो जल्दी करो प्लीज, फटाफट से, फटाफट फटाफट, फास्टम फास्ट। ये वाला करके दो मेरे को, ठीक है। पीछे में कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दो फटाफट से, हरी अप। ओके, सो आप लोग कह रहे हैं कि हो चुका, आंसर बता दो, चेक करना है। आंसर तो मेरे पास नहीं है बट आप लोग बताओ आंसर, मैं देख लेता हूं एक बार, बताओ। P4 + 3
NaOH plus gives PH3 plus 3 times of NaH2PO2 plus 3H2O. ठीक है, let me check the answer. Okay, so the answer is P4 plus, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे साथ में लगेगा 3H2O, इधर आ जाएगा PH3 प्लस 3 टाइम्स इसका ये आ जाएगा 3. So this is the answer. Kindly check it and if anybody has any problem please ask. ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों. That is the answer. ठीक है, विष्णु चेक कर लो प्लीज, ये आंसर आया है. तो इसका मतलब है कि विकास तुम्हारे आंसर में बस थोड़ी सी गड़बड़ है कि पानी जो आएगा वो रिएक्टेंट साइड पे आएगा बेटा. पानी जो आएगा वो रिएक्टेंट साइड पे आएगा, तुमने प्रोडक्ट साइड पे डाल दिया है, उसको ठीक करो, चेक करो, चेक इट आउट अगेन. आपका वाटर जो है वो गलत आ रहा है. ठीक है, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ठीक है. ओके बच्चों, सो आई थिंक बैलेंसिंग आपको एकदम क्लियर हो गई होगी. सो ठीक है, ओके सर. कमेंट्स में उल्टा हो, अच्छा ठीक है, कमेंट्स में उल्टा हो गया था, अदरवाइज ठीक है, गुड जॉब. ठीक है बच्चों, सो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है. इस टॉपिक का मतलब इस टॉपिक का नहीं है लास्ट टॉपिक, हालांकि वो एक अलग से टॉपिक है, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट बोल सकते हैं. टाइट्रेशंस का वो टॉपिक है. ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा का सारा उसमें वही लगना है और मुझे उसके लिए ना पूरा 1 घंटा चाहिए, है ना. तो आई थिंक कल मैं 1 घंटा उठा लेता हूँ उसके लिए, है ना, क्योंकि आई डोंट वांट कि एकदम नया टॉपिक मैं आज एकदम लास्ट में शुरू करूँ, पूरा नहीं हो पाएगा फिर वो और वेस्ट हो जाएगा टॉपिक. सो कल की क्लास में मैं आपको साथ शुरू करूंगा वो वाला टॉपिक. तब तक के लिए एक चीज आपने और ध्यान रखनी है बच्चों कि आपका जो HNO3 होता है ना, मैं ये वाली बात बताना चाहता हूँ कि जो HNO3 होता है दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यह भी एक बहुत ही प्यारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है जी, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अभी इसका ना इसका जो काम होता है बड़ा अलग अलग तरीके से होता है. इसकी ट्रिक है वो सिखा देता हूँ मैं आपको. देखो आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है हमारे पास. ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इस इलेक्ट्रोकेमिकल को सीरीज को याद करने की मेरे पास एक निमोनिक है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है जी, आप उस निमोनिक की मदद से आराम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हो. ठीक है, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि निमोनिक क्या है. निमोनिक क्या है आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा. लिक बासर, लिक बासर काना मग, लिक बासर काना मग, अल मंजन कर, अल मंजन कर, अल मंजन कर, फिकड़ कोनी, फिकड़ कोनी, फिकड़ कोनी, सन पब. इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, सन पब एच चापा. ठीक है, अब इसमें देख लो किसका क्या मतलब होता है. जैसी आवाज आ रही है वैसे ही उठा के नाम लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है. ली से क्या हो जाएगा बच्चों, लिथियम. क से पोटेशियम, बा से बेरियम, सर से स्ट्रॉन्शियम. अगले वाले का से कैल्शियम, ना से सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अल से एल्यूमिनियम, मन से मैंगनीज, जन से जिंक, कर से क्रोमियम. ठीक है, फी से आयरन, कड से कोबाल्ट, को से सॉरी कड से कैडमियम, को से कोबाल्ट, नी से निकल, सन से टिन, पब से लेड. ठीक है, एच से क्या हो जाएगा मेरा, हाइड्रोजन हो जाएगा. अरे ठीक बात है, देखो बार बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएगी. एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं, मेरे साथ गाओगे तो याद हो जाएगी. लिक बासर काना मग, अल मंजन कर, फिकड़ कोनी, सन पब एच चापा. दोबारा सुनेंगे एक बार. लिक बासर काना मग, अल मंजन कर, फिकड़ कोनी, सन पब एच चापा. ठीक है, एक बार और. लिक बासर काना मग, अल मंजन कर, फिकड़ कोनी, सन पब एच चापा. ठीक है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. अब देखो ये चापा में क्या हो जाएगा, चापा होता है बेटा जी कॉपर, एच जी, ए जी,
पीटी और एयू। तो अब इसको पूरी सीरीज को हमें देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही कमाल की चीज है, इसका हम उपयोग करेंगे। अभी मैं इसका यूज सिखाता हूं तुमको। अब देखो, इस पूरी सीरीज को अगर मुझे एक लाइन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखो बच्चों, यहाँ पे सीरीज लिखी जाएगी, लिख बा सर का ना मग अल मन। देखो मंजन, मंजन करते हो क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, तो मंजन के बीच में पानी डाल दो, MnH2O और Zn। अल मंजन कर फी कड को नी सन पब एच चापा। चापा में क्या था? कॉपर, HgAgPtAu। बहुत ही कमाल की बात है बच्चों कि यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां से लेकर के यहां तक इन सब के लिए जो E0 का वैल्यू आता है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव इन सब के लिए जो E0 का वैल्यू आता है दैट इज नेगेटिव। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इसके लिए जो E0 का वैल्यू आता है दैट इज 0 वोल्ट्स, और इनके लिए जो E0 का वैल्यू आएगा यानी कि स्टैंडर्ड का वैल्यू आएगा दैट इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इन सबका रोल क्या है? अब इन सबका रोल मैं आपको सिखा देता हूं। HNO3 के साथ ना इनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। HNO3 के साथ में इनका रिएक्शन लिखवाना चाहता हूं। देखो अब इसका रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही प्यारी ट्रिक है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। कहता है अगर मेरा मेटल अबव पीबी होगा, अबव पीबी है, अबव पीबी है, तो अबव पीबी के केस में बेटा जी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेरे पास। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। क्या क्या? एक बार तो मैंने इसके अंदर डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3, बस कुछ भी नहीं करना। कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में आपने मेटल नाइट्रेट तो बनाना ही बनाना है, यानी कि जो भी मेटल का नाइट्रेट बन रहा है, साथ में जो गैस निकलेगी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस केस में बच्चों जो गैस निकलती है दैट इज NO2 गैस निकलती है, प्लीज इस बात को भूलना मत, ठीक है जी। और डाइल्यूट के केस में अगर हम बात करते हैं तो डाइल्यूट के केस में जो गैस निकलती है दैट इज मेटल नाइट्राइट तो बनता ही बनता है फॉर एवर, ठीक है जी, सॉरी मेटल नाइट्रेट बनता ही बनता है और साथ में गैस निकलती है N2O। ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मेटल मेरा पीबी एंड बिलो है, पीबी एंड बिलो का मतलब क्या हो गया बेटा जी? पीबी एंड बिलो का मतलब हो गया कि पीबी से नीचे वाला है, अगर लेट्स सपोज पीबी है, कॉपर है, Hg है, पीजी, Hg Ag Pt Au जो भी है, इसमें क्या होगा? दोनों ही केसेस मैंने फिर से उठा लिए। कौन कौन से मेरे दो केसेस बन रखे हैं? एक तो मेरा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। देखो बेटा जी, कंसंट्रेटेड HNO3 को कोई मतलब नहीं है मेटल कौन सा है। हर बार जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 लिया जाएगा तो मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ हमें क्या मिल जाएगी? NO2 गैस निकलेगी। ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गैस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया होता है एग्जाम में, अक्सर आया होता है। और अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, तो इस केस में बेटा जी मेटल नाइट्रेट होगा, सॉरी मेटल नाइट्रेट, और साथ में गैस बनेगी, NO गैस बनेगी। सो ये जो गैस बन रही है ना साथ में, ये बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी ये गैस है। हर केस में आपने गैस का खूब ध्यान रखना है। अगर आपकी गैस गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि अगर आपको गैस नहीं याद होगी तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए रूल्स सेम रखने हैं, लेकिन अगर आप गैस भूल जाओगे तो आपसे बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया है। बैलेंसिंग है ये रिडॉक्स रिएक्शन ही, ये है कि सारी के सारी रेडॉक्स रिएक्शन ही। देखो बेटा जी, ये सारी के सारी रेडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं, और आपको बैलेंसिंग भी सेम तरीके से करनी है। परंतु ये गैस अगर आप भूल जा रहे हो ना तो बैलेंसिंग की कोई भी ट्रिक काम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको ये पूरी की पूरी सीरीज आनी चाहिए, और इस सीरीज को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है बेटा जी। सो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर इस चैप्टर में कल चैप्टर का टेस्ट मिला है, इस चैप्टर में कई चैप्टर का टेस्ट, हाँ कई चैप्टर का टेस्ट मिला है सर, बात तो सही है, हाँ बिल्कुल बहुत सारे चैप्टर्स का टेस्ट आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि है ही इतना प्यारा चैप्टर, है ना। बहुत कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। मैंने आपको आयनिक स्ट्रेंथ भी बताया था, और क्योंकि देखो ये बेसिक्स है बहुत सारे चैप्टर का, है ना। तो बेसिक्स अगर तुम्हारे मजबूत होंगे तो आगे चैप्टर्स में, देखो इस चैप्टर में बेस हमें किसका मिलता है? हमें इसके अंदर मिलता है बेस डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डायरेक्टली मिलता है हमें बेस इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम तो पूरा इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम तो है ही यही चीज, कुछ है ही नहीं अलग से, ठीक है। बहुत सारा बेसिक्स हमारे यहाँ से निकल के आता है, ओके जी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बैलेंसिंग, और ये वाला जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है, इससे सारे के सारे बेसिक्स निकलते हैं आपके डी ब्लॉक के। अरे ये डी ब्लॉक के ही तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, दीज आर नथिंग बट डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। एक तरह से तुमने डी ब्लॉक की केमिकल रिएक्टिविटी सीख ली बेटा जी, अनजाने में आपने डी ब्लॉक की केमिकल रिएक्टिविटी सीख ली, आपको पता भी नहीं चला। पेपर में क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक की केमिकल रिएक्टिविटी से, ये देख लो तुम। अच्छा अब
ट्रिक मैंने बताया, ट्रिक का इस्तेमाल करो और आराम से तुम अपना रिएक्शन खुद डिजाइन कर लो। अभी बसंत पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि सर हमें कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा जी तो ये ट्रिक किस लिए लिखवाई है मैंने कि जो अस आयन है वो इक में जाएगा, अस एसिड एक एसिड ई प्लस वाला ई मैक्स में, ई नेगेटिव वाला ई जीरो में। ठीक है जी। सो मल्टीपल फ्लेवर्स आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक टॉपिक मेरा छोटा सा रह गया है, दैट इज टाइट्रेशन। हालांकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं, परंतु मैं छोड़ना नहीं चाहता। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया तो मैं क्यों छोड़ूंगा, है ना। हालांकि वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। उस टाइट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर बेटा जी मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडोमेट्री, आईडीमेट्री, रेडॉक्स टाइट्रेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। है बहुत आसान, बहुत ही आसान है, बट उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए सिर्फ आपका, जो कि मैं कल लूंगा। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। कल शायद आपका कुछ और शेड्यूल बना है, बट जो भी होगा कल नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, बट एक मेरे को थोड़ा सा समय आपके पिछले चैप्टर के लिए भी चाहिए होगा। ठीक है जी। सो मई एंड हो गया है, जून आ गया है, दिसंबर भी जल्दी आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, फिर क्या हो गया। व्हाट डू यू वांट टू से विकास क्या कहना चाहते हो बेटा। ठीक है जी। आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। सो विद दिस योर मोल कॉन्सेप्ट इज ओवर। ठीक है, ये हमारा चौथा चैप्टर जो हमने निपटाया। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, फिर केमिकल पीरियोडिसिटी, फिर गैस। गैस के थोड़े से लेक्चर्स पड़े हैं, वो हम लोग वीकेंड पे देखते हैं, शेड्यूल करते हैं। और फिर इसके बाद ये वाला चैप्टर, ये बेसिकली 2 यूनिट्स थे, मोल भी और रेडॉक्स भी, दोनों को हमने पैरेलल लेके चला। आई होप आप इजीली इसको मैनेज कर पाए होंगे। प्लीज आप लोग एन अवस्थी बुक, मैं रोज बोलता हूँ, करना शुरू कर दीजिए अभी तक भी अगर आपने नहीं किया है। इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि अगली बार यदि डाउट क्लास आएगी तो आपके पास पूछने के लिए कुछ डाउट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होगा या कोऑर्डिनेशन में कराएंगे। नहीं बेटा जी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कोऑर्डिनेशन में होगा, ईडीटीए के बाद। ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगा कि कोऑर्डिनेशन में ही करवाना है या मैं कल के क्लास के साथ ही उसको मिक्स करवा दूंगा। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, आई विल टॉक टू द टीम। ठीक है, जैसा भी होगा, जो भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मैं टाइट्रेशन करवा रहा हूं तो आई विल टेक ऑल द टाइट्रेशन एट वंस। देख लेंगे, मतलब आपका छूटेगा नहीं टॉपिक, दैट इज समथिंग आई अश्योर यू बेटा जी। ठीक है, चलिए बच्चों, सो थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट टू यू ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच आने के लिए, आज की क्लास के लिए। कल मिलते हैं हम लोग अपने बच्चे कुछ टॉपिक के साथ। छोटा सा हमारा टॉपिक रह गया है बैलेंसिंग की, प्लीज बहुत प्रैक्टिस कर लेना। मुझे पता नहीं अभी भी क्यों दिल से लग रहा है कि अभी भी आप लोग काम चोरी कर रहे हो इन क्वेश्चंस को करने में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना सही आ जाना एकदम से आप, मेरे को लगता नहीं हो सकता है, पर ठीक है, फिर भी कल का समय है, मैं कल का टॉपिक पढ़ाने के बाद आपके डाउट्स लूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे कल, मिलेंगे फिर से एक बार और। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय बाय बाय। हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट बच्चों। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम राइट नाउ। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।